Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist Ikra Saeed. चैप्टर 1 to 7 हम पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट है। लेक्चर नंबर 1 है। कोई भी सवाल जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी आउटलाइन के बारे में पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पे हम लर्निंग का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेकंड पे हम टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, जिसमें लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय कंडीशनिंग पढ़ेंगे, जिसकी सब डिवीजन है क्लासिकल प्रिंसिपल्स एंड देन ऑपरेंट प्रिंसिपल या क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। थर्ड पे हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव लर्निंग और फिर उसको पार्ट ए जो है लर्निंग बाय इनसाइट, सेकंड इज़ लेटेंट लर्निंग एंड थर्ड इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, पॉजिटिव फैक्टर्स एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग चूँकि एक डिटेल्ड टॉपिक है और पेपर में भी बहुत ज़्यादा आता है, तो आज की वीडियो को हम लर्निंग के टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन। कोई भी सवाल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सीएसएस है, पीएमएस है या कोई भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम रिटन होता है, तो आपने उसको हमेशा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो लर्निंग डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेकंड पे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़ेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स का ये भी सवाल था कि बता दिया करें ऑब्जेक्टिव में आएगा या सब्जेक्टिव में आएगा। अब चूँकि लर्निंग है, उसकी डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, तो ये शॉर्ट में आ सकता है और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग जो है वो लॉन्ग में आ सकता है। फर्स्ट इज़ लर्निंग। फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप अंटिल द मोमेंट वी फॉल असलीप, मोस्ट ऑफ व्हाट वी डू इन्वॉल्व्स लर्निंग, ठीक है। यानी हमारे सोने से लेकर जागने तक या जागने से लेकर सोने तक हमारी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर लर्निंग पे बेस्ड करती हैं, ठीक है। We get up, shower, dress, eat, walk, all because we learned how to perform these behaviors, ठीक है। उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, ये सब हम काम करते हैं क्योंकि हमने सीख लिया होता है कि हमने इन behaviors को कैसे परफॉर्म करना है। Through learning we not only acquire academic skills such as reading, writing, we also acquire the knowledge we need to function in everyday life. लर्निंग के ज़रिए हम सिर्फ एकेडमिक स्किल्स नहीं सीखते कि सिर्फ हमने लिखना सीख लिया और पढ़ना सीख लिया, बल्कि हम वो नॉलेज भी हासिल करते हैं जो हमें डेली लाइफ में फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत आता है, ठीक है। तो कोई भी वो चीज़ जो हम लर्न करते हैं वो या एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारा प्रोसेस हमारा लर्निंग में इंक्लूड होगा। साइकोलॉजिस्ट यूजुअली डिफाइन लर्निंग एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट लर्निंग क्या है कि हमारे बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज होता है, डैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के नतीजे में जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है, उसको साइकोलॉजिस्ट लर्निंग का नाम देते हैं, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, ठीक है। नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उनका नॉलेज लेना, उनके मुतालिक अपना बिहेवियर बनाना, स्किल्स एक्वायर करना, ये सारी चीज़ें भी आपकी लर्निंग में आएंगी, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल, ठीक है। सिंपल क्या है कि नॉलेज और स्किल को गेन करना लर्निंग है। तो लाइफ में एक्सपीरियंस करके जो जो चीज़ें हम सीखते हैं उसको हम लर्निंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लर्निंग, ठीक है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। वो तमाम फैक्टर्स जो हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक लर्न करते हैं और फिर हम उसको किसी दूसरे को बताते हैं, वो हमारे सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स होंगे, यानी जिसमें हमारी अपनी ओपिनियन, अपना नॉलेज या फिर अपनी बायसनेस इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होंगे? जो हम रियलिटी को देख के, फैक्ट्स एंड फिगर को देखते हुए जो हम बात करेंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होंगे। अब सब्जेक्टिव फैक्टर्स की अगर डिटेल देखें तो इसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस आता है, ठीक है। हर एक का इंटेलेक्चुअल लेवल अलग होता है। मोटिवेशन है कि कुछ लोगों की किसी काम को करने की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, किसी की कम होती है। उसके बाद मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इमोशनल स्टेट एंड देन पर्सनैलिटी। So the first point is intelligence. Intelligence is the capacity to understand the world, think rationally and use resources effectively when faced with challenges, ability to recognize problem and ability to solve problems.
ठीक है, तो अब इंटेलिजेंस वाला चैप्टर जो है ना वो भी इंशाल्लाह मैं उसका भी लेक्चर अपलोड करूँगी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद होगा क्योंकि अभी बीच में मेमोरी वगैरह का चैप्टर भी रहता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी होना, थिंक रैशनली मतलब कि लॉजिक के साथ सोचना, एंड यूज़ रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली, और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको इतने अच्छे तरीके से यूज़ करना कि कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आए तो आप उसको रिकॉग्नाइज़ भी कर सको और फिर उसको सॉल्व भी कर सको। तो इस चीज़ को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। अब जिस तरह अगर देखें कि मैट्रिक का रिज़ल्ट जो आया, बहुत से स्टूडेंट्स ने 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स लिए हैं। तो हो सकता है कि जब उन स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको इतनी अच्छे से टैकल ना कर सकें उन लोगों की निस्बत जिनके एवरेज मार्क्स आए हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो एवरेज जो स्टूडेंट होता है वो हर तरह में माहिर होता है, उसको बुकिश नॉलेज भी होता है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी। तो इसको इसीलिए सब्जेक्टिव फैक्टर में ऐड किया गया है क्योंकि हर एक का अपना इंटेलिजेंस लेवल होता है। इंटेलिजेंस की तरह मोटिवेशन लेवल भी सबका अलग अलग होता है। एफिशिएंसी ऑफ लर्नर यूजुअली इंप्रूव्स एज द स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे मोटिवेशन इंक्रीज होती है उतनी ही हम चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स। ठीक है, रिवॉर्ड और अगर पनिशमेंट हमें दी जाए तो भी हम चीज़ों को लर्न करते हैं। अगर हमें पनिशमेंट मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम पनिशमेंट ना मिले, इस वजह से हम याद करते हैं चीज़ें। और समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर रिवॉर्ड रख देता है तो हम इसलिए भी याद करते हैं, इसलिए भी हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है कि हम अच्छे मार्क्स लेंगे या अच्छी क्रिएटिविटी शो करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। उसके अलावा कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मोटिवेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस पे भी मेरी वीडियो बनी है, वो भी आप सर्च कर सकते हो। मोटिवेशन भी एक सब्जेक्टिव फैक्टर है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर साइकोलॉजी पढ़ना मेरा पैशन है तो आप लोगों का भी पैशन ही हो। ठीक है, तो अगर साइकोलॉजी किसी का पैशन है तो वो उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकेगा और उसको एज अ करियर कंटिन्यू भी कर सकेगा। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इसको लेकर मोटिवेटेड ही नहीं है, तो वो बस दूसरों की बातों में आ जाएगा कि इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। नेक्स्ट इज़ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू लर्निंग। ठीक है, अगर बंदा मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं है तो वो स्ट्रेस में रहेगा, उसको कहीं ना कहीं पेन स्टार्ट होगा और वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहेगा, तो फिर वो नई चीज़ें लर्न नहीं कर सकेगा। उसके अलावा इमोशंस हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ इनसिक्योर और एंशियस ऑफन हैज़ डिफ़िकल्टी इन द इंस्टीट्यूट बोथ इन लर्निंग एंड रिकॉल। ठीक है, अगर कोई पर्सन इनसिक्योरिटी फील करता है या फिर वो किसी चीज़ को लेकर एंशियस है, परेशान रहता है, तो वो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, नई चीज़ें लर्न नहीं कर सकेगा और जो लर्न की हुई हैं उनको रिकॉल नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आल्सो प्लेज़ अ लार्ज रोल इन हाउ स्टूडेंट्स लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है कि हमें किस तरह से न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, डू यू एक्सेप्ट चेंज? क्या आप लोग एक्सेप्ट करते हैं चेंज को? अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आए या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आए या आपको कोई किसी अपनी आदत के बारे में चेंज करने के बारे में कहे जो आपकी नेगेटिव आदत हो, तो क्या आप चेंज करते हो या नहीं? आपकी पर्सनैलिटी रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है? ठीक है, या एनवायरनमेंट के साथ न्यू चीज़ें जब आती हैं उनको एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजिड हो जाते हो, नहीं मेरे पेरेंट्स ने तो ऐसे कहा था, मैंने ऐसे ही करना है। तो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। समटाइम्स हम इसलिए भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते क्योंकि हम सोशल चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ मैच्योरेशन। डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज़ लर्निंग। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप नई चीज़ों को लर्न कर सको। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स वो होते हैं जो रियलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, उसमें हमारी बायसनेस नहीं होती, हम चीज़ों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सर ऑब्जेक्टिव फैक्टर में फर्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस वर्सेस मैस्ड प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस वर्सेस मैस प्रैक्टिस में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मोस्ट स्टूडेंट विल लर्न मोर इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम डिवोटेड टू लास्ट मिनट स्टडी वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आखिरी मिनट में पेपर पढ़ना और फिर पास हो जाना, तो फिर वो लोग वो नहीं कि वो कम मार्क्स ही आते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। दूसरी तरफ अगर कुछ लोग कहते होंगे नहीं भाई हम तो रात को पढ़ते हैं और सुबह हमारा पेपर बड़ा अच्छा हो जाता है, तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल और बहुत से फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सिर्फ पेपर की रात पढ़ने के बजाय अगर आप पूरा ईयर पूरा सेमेस्टर पढ़ते रहोगे तो आपके कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपका माइंड ओपन होगा, आप क्रिएटिव होगे और आप फर्दर उस पर रिसर्च कर सकोगे और अपने टीचर से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकोगे।
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ होल लर्निंग वर्सेस पार्ट लर्निंग। होल मेथड क्या होगा? इज़ टू रीड द मटेरियल थ्रू फ्रॉम बिगनिंग टू एंड एट ईच रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन के साथ पूरे मटेरियल को स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ना। ठीक है, और पार्ट लर्निंग क्या हो? सेपरेट्स द मटेरियल इनटू अ नंबर ऑफ डिवीजन्स। ठीक है, कोई भी टॉपिक है उसको डिवाइड कर लेना एंड मास्टर्स ईच डिवीजन बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट। और जब तक एक डिवीजन अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक सेकेंड स्टेप पे आप मूव ऑन नहीं करते। ठीक है, तो मोस्ट पीपल लर्न फास्टेस्ट व्हेन यूजिंग द होल मेथड। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो होल लर्निंग जो करते हैं वो ज़्यादा जल्दी याद कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्ट लर्निंग पीपल। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज़ मीनिंगफुल एंड वर्सेस मीनिंगलेस मटेरियल। मीनिंगफुल मटेरियल इज़ 9 टाइम्स एज इजी टू लर्न एज रॉट। वी नहीं है, रॉट है। ठीक है, और मीनिंगलेस मटेरियल, तो मीनिंगफुल मटेरियल जो है वो आप जल्दी अच्छी याद कर लेते हो एज़ कम्पेयर टू मीनिंगलेस मटेरियल जिनका कोई मीनिंग नहीं होता और वो रैंडम सी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज़ कंसेप्चुअलाइजेशन। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी इजीली लिख लेते हो और आप फिर उसको भूलते नहीं हो। मेंटली पिक्चरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, मेंटल माइंड में कुछ पढ़ते हुए अगर आप उसके साथ उसकी पिक्चर्स भी इमेजिन करो तो आपको जल्दी अच्छे से याद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ हिज प्रोग्रेस विल लर्न मोर रैपिडली। ठीक है, आप जो भी गेन कर रहे हो एंड पे आपको पता है कि आपने क्या कुछ सीखा है, आपने कितनी प्रोग्रेस की है, तो वो लोग जिनको अपनी प्रोग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा जल्दी लर्निंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू के बस पढ़ते जा रहे हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गाइडेंस। अ स्पेशल फॉर्म ऑफ गाइडेंस इन लर्निंग विच बोथ टीच न्यू मटेरियल एंड गिव द स्टूडेंट अ कंटिन्यूइंग अपॉर्चुनिटी टू चेक हिज लर्निंग इज़ कॉल्ड प्रोग्राम्ड इस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, गाइडेंस भी एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स है, क्योंकि अगर कोई आपको गाइड करेगा किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी स्किल से रिलेटेड, कोई नॉलेज आपको देगा, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प आउट करेगा, तो उसको हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहेंगे। तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर या सुपरविजन में आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद करते हो, क्योंकि वो पर्सन आपको नॉलेज भी देता है, साथ आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता है। तो फिर गाइडेंस के ज़रिए आप जब चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपका लर्निंग जो है वो फास्टेस्ट होता है, रैपिड होता है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लर्न करते हो। सेवंथ पॉइंट इज़ ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यू। टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ मास्टरी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिव्यू एज सून एज एम्फसाइजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द मटीरियल। तो आप जो कुछ भी लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो या किसी से सीख रहे हो, तो ज़रूरी है कि उसमें मास्टर होने के लिए या उस हाई लेवल पे पहुंचने के लिए आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करो और ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उसको रिव्यू भी करो, ताकि आपको उसके हर डिफ़िकल्ट पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके और आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सको। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स थे और स्टार्ट में हम इंट्रोडक्शन पर प्लस डेफिनेशन पढ़ा था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह पढ़ेंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर तरह के पेपर में आ सकता है, उसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है, तो आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर कुछ डिस्कस करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और होपफुली कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दूँ, या फिर वीक भी लग सकता है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।